Nandan Mishra, he completed his BTech and MTech from IIT Kanpur. He started his career as a system biologist working in principal component analysis and data-driven methods. After his successful stint at Google Maps, Citibank, Banmex, he founded Algo8, an AI group of companies. Algo8 works in process manufacturing, healthcare based out of US, Canada, and India. Taking cognizance to his contribution and passion for the AI and ML ecosystem development in India, he has been invited to participate in the working group for the national mission of interdisciplinary cyber physical system set up to function like the think tank for this mission under the Department of Science and Technology, Government of India. He is also active part of Coordination Committee of Remedial Action, Knowledge Skimming and Holistic Analysis of COVID-19 project by DST. He has created OpenStack AI research labs in IIT Kanpur, Jodhpur, and Jammu. Technology translation should be able to give us food for thought on how we can drive up productivity and by improving or automating processes. Before we begin, and I hand over to Nandan, I would request Mr. Sunil Vesh, All India President, past President of IIA, to please address all the Sunil ji. Hello. 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 Yes. Are you listening us? Ji. So very good evening and welcome to all of you. Sorry, मैं थोड़ा late join किया. There was a confusion of timing. I thought the meeting will begin on 5, but it is pre-scheduled by 4. Sorry. तो सबसे पहले तो मैं नंदन जी आपको वेलकम करता हूँ on behalf of IIA MSME. Thank you, sir. Thank you. Thank you. देखिए आज के युग में AI का एक बहुत इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, और जिस तरह से अपने चैलेंजेस कोविड के बाद में पेश आए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशर भी है कि हम इंडिया के इंपोर्ट्स को काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करें, डिपेंडेंसी जो है हमारे और भी देशों की जो है वो हम कम करें। जैसा कि पीएम साहब ने भी अपने स्पीच में, अपने उद्बोधन में इस बात को बहुत मजबूती से रखा है कि अब टाइम आ चुका है ये मौके के रूप में देखने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि ये इतना बृहद विषय है जिसके बारे में हमारी मालूमात और हमारी एक्सपोजर उतना अधिक नहीं है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। डेली लाइफ में आज की तारीख में जो भी विषय है वो अब टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होने वाला है। कन्वेंशनल आइटम्स की इंपोर्ट तो हम किसी तरीके से सब्साइड कर लेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा इंपोर्ट है, उसे कैसे काउंटर करना, उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी होगी। डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है यूपी और तमिलनाडु को, और एआई का बहुत बड़ा योग है आज इसमें। बिना इसके तो आज डिफेंस सेक्टर में आप नहीं आगे आ सकते। आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसी कार जिसमें कि रेल सेंसिंग डिवाइस होती है, वो डिवाइस जो खुद डिसीजन ले सके दिमाग के रूप में, इंसानी दिमाग के एक पैरेलल, उस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल और जिस मास में आपको प्रोडक्शन करना है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें जितना कम हो उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे हम बढ़ा सकें। ये बहुत अच्छा विषय टाई ने उठाया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे मेंबर्स आज के इस उद्बोधन से नंदन जी के जो भी ज्ञान है, जो उनका एक सोच है इस पूरे फील्ड में, वो अपनी जो नॉलेज को शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मेंबर्स को इस तरफ जानने का भी मौका मिलेगा और अपने बहुत से डाउट्स हैं और जो उनकी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में मदद मिलेगी। और एक नए सोच के साथ में हम एनालाइज करें अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को आज की तारीख में कैसे इनहेंस करें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो मौके अपॉर्चुनिटीज हमको दिखाई दे रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के तहत या जो भी इम्पोर्ट या हाई टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें एक सकारात्मक पहल हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं बहुत अधिक समय लेते हुए नंदन जी से कहूंगा कि अपने वो बात और अपना उद्बोधन हम सभी के सामने रखें। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, Sunil ji. I would request all our audience to please put their mics on mute, and whatever questions you have, please put all the questions on the chat so that Nandan can take them after his session. Thank you very much. Nandan, to you, sir. Thank you so much, Vishal ji, for having me here. Thank you so much, Sunil ji, for such a warm context setting for all of us. हम इसमें कोशिश पूरी यही करेंगे कि इसको अब जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, उनके संदर्भ में इसको यूज करें। एक ये छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये menti.com अगर आप खोल पाएं गूगल पर या फिर कहीं पर भी, और उसमें ये 202644 डालेंगे तो आप ये क्वेश्चंस जो आएंगे ना स्क्रीन पर, इनका आप आंसर दे पाएंगे। अभी 25 लोगों ने आंसर दिया है और करीब 69 लोग इस उसमें हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 65 लोग तक वो हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 65 में से 25 लोगों ने ही इसका आंसर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि मतलब ज्यादा लोग इसका आंसर दें, ताकि धीरे धीरे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, हमें बहुत कुछ पता चलता है जब आप ये क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो काफी कुछ तो अगर आप ये menti.com खोल लें तो ये बड़े अच्छा आदान प्रदान हो सकता है थॉट्स का। अभी आगे चल के दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो आई विल विद परमिशन ऑफ Vishal sir and Sunil ji, I'll just start this. I just want to, like, for example, firstly tell you something about us, what we are doing. Because AI को कई लोग फैंटेसी समझते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि AI फैंटेसी है। AI पॉसिबिलिटी है। देखिए, फैंटेसी, पॉसिबिलिटी और रियलिटी तीन चीजें होती हैं। रियलिटी वो होता है कि प्रेजेंट क्या है एज अ फंक्शन ऑफ पास्ट, और पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी कि फ्यूचर में रह के मैं प्रेजेंट को देखूं तो पॉसिबिलिटी दिखती है। रियलिटी होती है कि प्रेजेंट में मैं हूं और मैं देखूं मेरा पास्ट क्या है और मेरे को कहाँ जाना है, तो मैं जो सोचूंगा वो बहुत ही रियल होगा। लेकिन फ्यूचर को प्रेजेंट में कनेक्ट करने से पॉसिबिलिटी आती है। एंड लास्टली अगर हम फ्यूचर में ही रह जाते हैं फ्यूचर को सोच के, तो फैंटेसी कहलाती है। तो फैंटेसी और पॉसिबिलिटी में भी डिस्टिंक्शन बनाना है आज की टेक्नोलॉजी में, और दूसरा हमें पॉसिबिलिटी और रियलिटी में भी बनाना है, ठीक है। सो तीनों चीजों को समझेंगे एआई में, और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या कॉन्वर्जेशनल डोमेन होनी चाहिए हमारी, यानी कि व्हाट इज इट दैट क्रिएट्स द वर्ल्ड और वर्ल्ड व्यू ऑफ एआई एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और माइंडसेट फॉर एआई, वो उस पे हमारा फोकस रहेगा। तो जस्ट थोड़ा सा मैं बता भी सकता हूँ अपने बारे में कि हिमांशु बहुत जरूरी है। हेलो हाँ सर। सो हिमांशु जो कि आप स्क्रीन शेयर देख रहे हैं वो हिमांशु कर रहा है स्क्रीन शेयर। हिमांशु और मैं दोनों आईआईटी कानपुर के ही हैं, 1 साल सीनियर है हिमांशु मुझसे, और हिमांशु और मैंने ही कंपनी बनाई 2017 में, जब हमने फ्यूचर ग्रुप के लिए काम चालू किया था। एंड फिर उसके बाद काम आता गया, प्रोडक्ट्स बनते गए। अब ऐसी जगह पे हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ बनाए उनको टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया है। एक आप बड़ी खुशखबरी दूंगा कि प्रिडिक्ट मेडिक्स नाम से, पीमेड नाम से हमारा पहला स्टॉक कंपनी लिस्ट हुआ। करीब 2.5 महीने पहले फाइलिंग हुई थी। अभी एक और कंपनी का फाइलिंग कर रहे हैं कनाडा में, और दोनों ही कंपनियां एक अभी $1 पे $1.05 पे ट्रेड कर रहा है। तो 15 सेंट से स्टार्ट किया था। So it is doing very well on that on TSX, and it's a hardcore healthcare company. हेल्थकेयर में हम बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हम अल्कोहल को डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसी आदमी ने अल्कोहल लिया है कि नहीं, जस्ट बाय लुकिंग एट हिम थ्रू अ कैमरा वी आर एबल टू डिटेक्ट दैट। सो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का संदर्भ भी अलग है। कॉन्टेक्स्ट इन विच द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड आर गोइंग टू अडॉप्ट AI is going to be very different. For example, the way Kanpur Industries can adopt AI is very different. The amount of savings it can bring for industries based out of Kanpur, it's huge. And in general, we work with HPCL Mittal, BPCL, IOCL, Hindalco, HUL, NALCO. So these are legacy companies. They are
they have as much legacy as any other industry in India. And the way we have been able to lead them, we have last 2-3 years our teams have worked in the remotest parts of India, working with the remotest places, say Angul, Jharsuguda, all of these places, Panipat and Bhatinda, and south mein Manali is a place in Chennai. So all of these places we have actually worked on hardcore AI, actual AI effectuation, which is affecting now plant operations, plant strategy, plant customer outreach. So वो सब share करेंगे थोड़ा थोड़ा. और NTPC सब clients भारत के ही हैं, इनफैक्ट PSUs हैं, तो और भी ज्यादा धीमे हैं अडॉप्शन में, लेकिन हमने कोशिश करी है कि ये लोग सब अडॉप्ट करें AI. तो जो भी लर्निंग्स एटसेट्रा हैं वो शेयर करेंगे आपसे. तो विद दैट आई विल जस्ट स्टार्ट, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही था मेंटीमीटर पे. अगर आप लोगों ने menti.com देख लिया हो तो मैं एक बार देख लूं कि ऑडियंस कैसी है हमारी. एक बार जस्ट लेट्स गो टू दैट, जस्ट ऑल टैप कर देना. थैंक यू. सो 36 लोगों ने आंसर किया है, तो नॉट बैड. या बंद हो गया क्या? नो प्रॉब्लम्स. जस्ट ओपन द टाइप PPT. we'll move with that. हेलो. या कूल. सो हम जो यूज करने वाले हैं इसमें जो मेथोडोलॉजी, इसको पूरी चीज को समझने के लिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो शब्द होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, एक्चुअली रिसर्च में यूज होते हैं, लेकिन हम लोग जान सकते हैं इनफैक्ट सारे एंटरप्रेन्योर्स इस नेचर के माइंडसेट के होते हैं और सारे रिसर्चर्स इस नेचर के माइंडसेट के होते हैं. तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि AI का मतलब क्या है. तो हमारा प्रॉमिस ये है कि अगर आप लीडर हैं किसी भी प्रकार के, तो आप समझ पाएंगे कि AI को कैसे लगाना है. ठीक है, तो ये हमें देखना है. नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, so epistemology is the theory of knowledge, especially with regards to its methods, validity, scope, distinction between justified belief and opinions. So essentially knowledge कैसे arrange होती है. जैसे अगर हम कहें कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है 9th में, और जब हम MStat भी कर रहे होते हैं तो भी वही स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स ही पढ़ रहे होते हैं, जस्ट दैट कि हम उनको अब ग्रेटर डिटेल्स में पढ़ रहे होते हैं, राइट. सो हम व्हाट, हाउ, व्हाई समझते हैं, क्या है चीज, कैसे काम करती है, क्यों है. तो क्यों समझते समझते अक्सर एज हो जाती है तो कहते हैं जिनको, इसीलिए कहते हैं जिनको एक्सपीरियंस है उनको बहुत आता है. लेकिन सत्य यह है कि एक्सपीरियंस से जो डेटा कलेक्ट होता है और डेटा से जो नॉलेज क्रिएट होती है, वो नॉलेज क्रिएट करने का यंत्र या नॉलेज क्रिएट करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो अब आ चुका है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड ऑन्टोलॉजी ऑन दी अदर हैंड बताती है कि भाई कोई भी चीज, किसी भी चीज का बीइंग क्या होता है. व्हाट इज द बीइंग ऑफ एन इंटेलिजेंट मशीन, व्हाट इज द बीइंग ऑफ अ लीडर, व्हाट इज द बीइंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द बीइंग ऑफ अ पोएट, व्हाट इज द बीइंग ऑफ अ सिंगर. तो हम बीइंग और फिनोमिनोलॉजी यानी कि उसके फिनोमिनन को समझने की कोशिश करते हैं रादर देन उसको. तो हम दोनों अप्रोचेस से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑडियंस है. और आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट स्लाइड. So as I said, epistemology is what is AI, how are different people practicing AI, and how can we practice AI. ये एक जनरल वर्ल्ड व्यू होता है कि AI में क्या हो रहा है, AI की दुनिया में क्या हो रहा है. How are different people practicing, how can we practice. हम लोग को how पे सिखा दिया गया कि कैसे कैसे, हर आदमी बस कैसे 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 सीखना चाहता है. मैं कहता हूँ कि कैसे सीखने के पहले आपको क्यों आंसर करना होता है, और फिर क्या, क्यों बेटर फ्रेमवर्क है मेरे हिसाब से छोटी अवधि में चीजों को सीखना, क्योंकि उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन हर आदमी हाउ समझना चाहता है. तो एपिस्टेमोलॉजी हाउ का गेम है और हाउ से वाई का गेम है. और ऑन द अदर हैंड ऑन्टोलॉजी. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि नहीं, एक लीडर या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर डिसीजंस कैसे लेता है. वो अगर अपने डिसीजंस में एआई लाना चाहता है तो वो कैसे लाए, और मास्टर कैसे कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एआई में लीड करने में. जनरली हम ये वाला यूज करते हैं, मतलब जितनी भी बड़ी PSUs, बड़े कंपनी, जितने भी बोर्ड्स को हमने ये प्रेजेंटेशंस दिए हैं, हम इसी तरीके से वर्क करते हैं. दीज आर वेरी पावरफुल paid workshops that we conduct, and these are transformatory in nature. They are not information
informative in nature, they are transformative in nature. So हम ये method use करेंगे ज़्यादा. देखते हैं next slide. Yeah. तो हम ये समझना चाहेंगे कि अगर लीडर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को एआई यूज करनी है तो वो हाउ, अब जैसे कोई डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से बात करता है, मुझे याद है आनंद पिक्चर मैंने देखी थी, तो उसमें वो उसको राजेश खन्ना को लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाता है, तो वो समझ में भी नहीं आता है कि लोगों को कि क्या है लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, लेकिन जब डॉक्टर बात करते हैं तो वो ऐसी ही कॉन्वर्जेशनल डोमेन में करते हैं. आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ अस हु कम फ्रॉम प्रोसेस इंडस्ट्री और सर्टेन प्रोसेसेस और certain expertise have got our conversational domain which consists of very closely crafted sentences, key terms, which gives us the access to that domain. Similarly, AI also has that domain and it is very important. So many people call that jargon, you know, कहते हैं ये बहुत jargon बोल रहा है. मेरे हिसाब से jargon is the actual access to that world. अगर आप उस world के terms समझने लगे तो आपको वो वर्ल्ड दिखने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप उस वर्ल्ड में रहने लगेंगे और वहां से आपको संभावनाएं दिखने लगेंगी, उस वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड में आप ला सकते हैं. इसी को कहते हैं क्रिएटिंग अ वर्ल्ड व्यू, राइट. सो हम आज एआई का वर्ल्ड व्यू और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो अगर हम कन्वर्जेशनल डोमेन की बात करें एआई की, तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कितने हैं, 12 हैं शायद, राइट. 1 2 3 4 5 सॉरी 15 है 15 टर्म्स. ये 15 टर्म्स अगर हम समझ जाएं तो हम एआई की दुनिया समझ जाएंगे, यू नो. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत गौर से, अपने पूरे ध्यान से इन 15 चीजों को इंटरनलाइज करें एंड आपके अंदर से ये निकलना चाहिए, मतलब यू नो इसके आंसर्स हैं आपके पास, क्योंकि वही में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि all the answers are with you actually. Though these 15 terms, once we understand these 15 terms, we can create the world view of AI within ourselves and out of ourselves, and understand the perspective. So that is our goal. So ये आमतौर पे कोई इस तरह से बताएगा नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज, और मैं सच बता रहा हूँ, एआई लगाने के लिए अपने यहाँ एआई को समझना ज्यादा जरूरी है ये टर्म समझना, क्योंकि इनसे आप एआई का वर्ल्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं. ये ब्लॉक्स हैं आपके लिए, ठीक है. तो शब्द हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, डिसीजन, पैटर्न, लर्निंग, इंटेलिजेंस, रूल्स, एनालिटिक्स, ह्यूरिस्टिक्स, एनालिसिस, फोरकास्टिंग, कॉग्निशन. ये जो सारे शब्द हैं ये सारे के सारे बड़े यूनिक हैं. इन सबकी एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है. इनको इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते, इनको प्रिसाइसली यूज करना होता है, और इनकी प्रिसाइस यूसेज से हम वो वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. मतलब ये मंत्र है जिससे हम वो तंत्र और यंत्र और प्रयोग में ला सकते हैं पूरी चीज को, ठीक है. सो लेट अस मूव अहेड. कॉन्वर्सेशनल डोमेन ऑफ लीडरशिप फॉर एआई से, या सो पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, यह थोड़ा हो जाएगा. तो पहला मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से. हिमांशु आप उस पे चले, पहले हम एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस के लिए. तो डू वी हैव दैट क्वेश्चन विद अस? डू वी हैव Mentimeter ओपन? So you can take some time and open the Mentimeter because it's important. Are you able to open? Himanshu, are you having any challenges with that? Yeah, thank you. Hello. So Yeah. So ये वाला क्वेश्चन अभी स्किप मतलब कर लेते हैं कहीं चाहो तो अभी, ठीक है. तो पहले तो ये कर लेते हैं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सेशन. तो आप menti.com पे जाइए, 202644 डालेंगे. अगर आपने ऑलरेडी डाला होगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा और आप उसको आंसर कर सकते हैं. तो आप आंसर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिखेगा. टू बी एबल टू यूज एआई इन आवर वर्क प्रोसेस, ये एक आया हमारे पास आंसर. और क्या है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेशन. आप बेसिक इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इट्स यूजेस. ओके, 2 आंसर्स आए हैं अभी तक. 74 लोग हैं टोटल, यानी कि 70 लोग आंसर कर सकते हैं. नॉलेज अबाउट एआई, हाउ टू यूज एआई इन प्रोसेस, 3 आ गए आंसर. चौथा, आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इज एआई, नाउ आई एम एक्साइटेड गेट समथिंग फ्रॉम दिस सेशन. ओके, हाउ डू आई विजुअलाइज एआई इन माय बिजनेस, बिल्कुल सही क्वेश्चन है. अंडरस्टैंडिंग एआई एंड हाउ वी कुड broadly leverage this. Okay, very nice. Yeah, how AI can help me to increase my productivity in my factory, bang on.
want to implement it in my business, not enough vendors available. I totally agree. What are the future technologies? I mean, what is next? Its application in real world problems. Knowledge about AI and how can AI help. That's again a very good expectation. So आप देख रहे हैं कितना 14 आ गए 14th, yeah. To be able to utilize deep learning as main concept of AI to solve research problems. This is a professor or a student. Guide the right tool to get right framework towards AI. Great, awesome. I'm liking it. So we'll wait for a minute as well on this question and we'll move. How to implement AI, basic knowledge of AI. Now I'm excited about increasing our creativity to gain knowledge about AI and its implementation, to understand AI and its application. AI ML industry 4.0 one is one of the things how to implement. This is a okay. So 21 people is good out of 73. So almost 33% people have answered. We'll wait for 15 more seconds. Basics of AI and ML and use in developing young leadership. Okay. Okay, 23 out of 72. That's not bad. Okay, 24. That's almost 33%. How AI will be applied with future perceptives having some pervasive computational power. Wow. This is almost alliteration, which we call Anupras Alankar. So nice. Okay, so we have another question for you. Are you intelligent? Before studying artificial intelligence, what do you think? How many of us are intelligent? Yes, somebody says he's intelligent. One person says no, he's not intelligent. 6 people say that 7 are intelligent, 2 are not intelligent. 10, 12. Okay, great. Nice. 16. No. Okay, 22, 23. Okay. 26 people have answered. This was a quick one. Yes, no. So 24 have answered. They say that 24, 5 are intelligent and 3 are not. 28 have answered. Yeah. Just close in 30 seconds. You've got a decent sample. Yeah. 30 people have answered. 27 say that. Yeah. Okay. So I'll ask you, what is intelligence? So that is the question that we have. So I'll open it up for you, all of you, although Himanshu had shown the slide as well. But what do you think is intelligence? Can anybody type in the answer? What is intelligence as per you? Common sense is intelligence. That's the first answer that we get. Okay. So what makes common sense and sense common? Understanding is intelligence. Processing of wisdom, data is intelligence. 4 answers. Then processing of wisdom, common sense, adaptability is intelligence. Reasoning is an intelligence. Okay. Okay. More answers. Art of problem solving, better you say. Great. Decision making. Okay. Okay. Nice. 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 Okay. Okay. So 16 people have answered. Better you say, acha. Okay. Okay. But understanding is a big one. Many people have said understanding. Many people have said decision making. Smaller is thought process. Then decision making and understanding is something that people think is intelligence. Okay. Decisiveness, smart work, adaptability, common sense, interpretation, do right thing at right time. Beautiful. I love that. And so one of the leadership trainings that both Himanshu and I have gone, so one of the most novel trainings at Harvard, it's called ontological leadership. Same thing, doing right thing at the right time. I'll just discuss that. Great, awesome. Love that. Thank you so much. Thank you so much for the participation here. So yes, intelligence has different meanings for different people, and people have tried to put it out here, and thank you for that. So we will do a small experiment, and if you've gone through this experiment, I'm very sure some might have been gone through it. Please don't spoil it for the fellow participants that we have here. So we will go to the question. Yes, this one. We have got 2 of those. So we'll go to the first one.
So just read this short paragraph. Yeah, it's coming to you. And you have to go back to menti.com and answer. Huh? So a seashore is a better place than the street because you need lots of room. At first, it is better to run than to walk. You may have to try several times. It takes some skill, but it is easy to learn. Even young children can enjoy it. Birds seldom get too close. If there are no snacks, it can be very peaceful. But if it breaks loose, you won't get another chance. Now, you go through this paragraph and tell me what it is about. It is about an object. This is my hint. The hint is that it is about an object. Can you tell me what it is about? I have hinted you. Still, let's see. Let's see if you answer. So let's go back to the menti.com thing. Yes. So what is the paragraph about? Can anybody answer? Yeah, a seashore is a better place than the street because you need a lot of room. Is it making sense? You can even write nonsense. You can write doesn't make sense. Something is coming. Car driving. Okay. Somebody has mistyped A. Okay. Car driving. What else can it be about? Think about this. Think about the paragraph. Nature, space. Okay. Okay. You know, yeah. A seashore is a better place than the street because you need lots of room. At first, it is better to run than to walk. You may have to try several times. It takes some skills, but it is easy to learn. Even young children can enjoy it. Birds seldom get too close. So even if you are, so we can go back to the menti.com, see if there are any answers. Space, nature, car driving, learning to fly a drone. Wow, who answered this? Okay, well, it's nice, 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 great. So now we have open place, space, surroundings, raw text, car driving, nonsense, open place, unrelated sentences. Okay, so flying a drone came really close. It is about kite flying. Let's go back and read that paragraph. A seashore is a better place than street because you need lots of room. This is patang उड़ाते हैं ना, जमघट पे पतंग उड़ाते हैं. At first, it is better to run than to walk. You may have to try several times. It takes some skill, but it is easy to learn. Even young children can enjoy it. Birds seldom get too close. If there are no snacks, it can be very peaceful. But if it breaks loose, you won't get another chance. Now, all of a sudden, when I told you kite, you can relate each of these sentences, right? All of a sudden, the image of the kite is now relating to this, right? Right? Let's move to another experiment. This is again about a process. The procedure is quite simple. First, you arrange things into different groups. Of course, one pile may be sufficient depending on how much there is to do. If you have to go somewhere else due to lack of facilities, that is the next steps. Otherwise, you are pretty well set. It is important not to overdo things. That is, it is better to do few things at once than too many. In the short run, this may not seem important, but complications can easily arise. A mistake can be expensive as well. At first, the whole procedure will seem complicated. Soon, however, it will become just another facet of life. It is difficult to foresee any end to necessity for this task in the immediate future, but then no one never can tell. After the procedure is completed, one arranges the material into different groups again. Then they can be put into appropriate places. Eventually, they will be used once more and the whole cycle will then be repeated. However, that is part of life. What is this about? You can unmute and tell me also if you don't want to participate on Mentimeter. We can just check what is this paragraph about. Yeah. Can we reset this one? No? Okay. No problems. No problems. Yeah. That's okay. That's okay. Just let people answer on the chat. Do you think that just go through the paragraph? I think, yeah. That's okay. That's a reset. Okay, great. Yeah, what was this paragraph about? You read it. It's a long English one. Anything coming in your mind as I was reading? Anything? I think again, marriage. Okay, daily housework. Somebody says on the chat. Great. Patience is key. Something is coming. Patience is key. Okay.
Great. So I'll just move fast. So this is about laundry, anybody laundry. Now you read that, you'll find that, okay, this makes total sense. Each of these words makes sense. This is about laundry, right? So what happens is that, excuse me. Yeah. So what happens is that there is something that when supplied to a set of raw sentences as this gives it sense. What is that that makes sense out of nonsense? You can move to the next slide. Yeah. You can come back to these definitions. We can move to the next slide. Yeah. Yeah. So there is something that, yeah, go back. Yeah. So there is something that which operates on something called data, which we say is nonsense. It creates something relevant. So data is actually nonsense. The first thing that we have to understand, that when we say that analyze the data, actually data is nonsense. Data is so basic and so record that it cannot be made sense. The paragraphs that you read, because they were not making sense to you, they can be called as a piece of data. And information, on the other hand, is something that conveys something. So when I say that this background is white, or if my this background is white, it means that I am actually looking at the color of this. I am looking at the color, at the context is color, right? Data. So when you look at linear and non-linear also, Shikha, the data becomes, you are looking at the arrangement of the data. You're not looking at the data. आप जब डेटा पे देख रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं, डेटा के किस चीज को आप देख रहे हैं कि उससे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ठीक है? So इसको कुछ कहते हैं, so can you guess what is it called? What is that X that which operates on data, gives you information? Can anybody tell me over chat also that what is it that operates on data which gives us information? Graphics. Okay. Utsava says graphics. Okay. So what happened when I gave you the example of kite? All of a sudden you started understanding what it was. What did I do? What did I give you so that you could now think of? Yes, Kamala Chakrabarti says the answer. Context. Beautiful. Context creates information out of data. The first thing that we have to understand, and we can move to the the definitions of data and information. You can just go 2 slides back. Yeah, data is this, things which are assumed or known as facts. They need not be necessarily facts. Then they can be used as basis of reasoning and calculation, but they are not facts. They are not informative in nature. They cannot convey anything. They are symbols on which the computer performs. They are captured as magnetic, optical, or mechanical recorded media. That is data. Now what is information? Can move to the next slide. Information is what is conveyed or represented by a particular arrangement or sequence of things. Okay, I'll speak loudly, Anurag ji. Facts provided or learning about something or someone, So we can move to the next slide. Next slide. Next slide. Yeah. So we want to understand the world of artificial intelligence through something called cognitive pyramid. A cognitive pyramid is essentially, firstly, am I audible? Because I'm seeing that there's some problems. Beg your pardon? Hello. Yes. Okay. So yeah. Yes. So I'm saying that we have to understand the entire thing through something called cognitive pyramid. Now the cognitive pyramid is the basis of cognition, So what is cognition? We often use the word recognize, So recognize is nothing but, cognition means that how we make sense. If we understand this, how we make sense. Hello? Yes. If we understand, अगर हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसे समझते हैं,
तो हम ये भी जान सकते हैं कि मशीन कैसे समझती है. ओके, आई एम बीन आस्क्ड टू, I'll be switching over English and Hindi as preferred, you know. तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से एंड्स हैं इसमें, जो कि तो कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर हो गया. कॉन्टेक्स्ट जो है, डिसीजंस आर शेप्ड अप बाय कॉन्टेक्स्ट इन विच यू लुक एट डेटा. ट्रेडिशनल ह्यूमन, अभी इस पे ही बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. थोड़ा टाइम 2 ही घंटा है इसलिए थोड़ा रश कर रहे हैं, लेकिन होपफुली समझ में आ जाएगा. तो डेटा है, डेटा पर एक चीज ऑपरेट कर रही है जिसको हमने कहा कॉन्टेक्स्ट. हिमांशु, इफ यू कुड हेल्प मी विद कर्सर मूवमेंट्स, यू नो. डेटा प्लस इंफॉर्मेशन, डेटा प्लस कॉन्टेक्स्ट गिव्स यू इंफॉर्मेशन. Information plus some operators gives you knowledge, and knowledge is converted into understanding, you know. And understanding, say we use our understanding to make decisions or someone else's understanding. कहते हैं कि जो entrepreneur और best businessmen होते हैं, वो उनकी wisdom जो होती है वो दूसरों की understanding पे work करती है, और उनका integration ऐसा होता है कि they are like you know, they can use the other brains available, you know, and understand through them, you know. So this method of intelligence exists in human beings. हम इसी को simulate करते हैं और इसी को हम बोलते हैं cognitive DIKW hierarchies, you know. So data to information जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, you know. Data to information जब हम describe करते हैं किसी भी चीज को तो होती है क्या, ठीक है. Information से जब हम knowledge को describe करते हैं तो हम कहते हैं कैसे, और इंफॉर्मेशन और नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करते हैं तो हम कहते हैं क्यों. यानी कि क्या मतलब हुआ डेटा टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज का मतलब हुआ कैसे, और नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग यानी कि जानने और समझने में क्या फर्क है, वो कैसे और क्यों का फर्क है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें पास्ट में अकर करती हैं. सारा डेटा पास्ट में अकर करता है और फ्यूचर में सिर्फ डिसीजंस अकर करते हैं. हमारा फ्यूचर सिर्फ डिसीजंस पे बेस्ड होता है. द डिसीजंस दैट वी मेक आर द फ्यूचर. तो इसीलिए कहते हैं कि आई एम द क्रिएटेड फ्यूचर. जब बोलता है कोई लीडर तो कहता है कि मैं खुद एक फ्यूचर हूं, यानी कि मैं डिसीजंस जो ले रहा हूं फ्यूचर से प्रेजेंट में ले रहा हूं. और अंडरस्टैंड, अब क्या हुआ है कि एआई जब से आया है तो एआई इसको कह रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसको कह रहा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, और इसको कह रहा है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, और फाइनली प्रिस्क्रिप्टिव. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी यही करता है. पहले आपका एक कंटेक्स्ट समझता है कि क्या हुआ है, डिस्क्राइब करते हैं आप उसको, फिर डिस्क्राइब से डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस से वो प्रिडिक्ट करता है कि हाँ ये हुआ होगा, और फिर वो प्रिस्क्राइब करता है अपनी विजडम से कि ये हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, राइट. तो ये एनालिटिकल ट्रायंगल कोई नया नहीं है. ये 1960 में यूएस इंटेलिजेंस इसको यूज करती थी, 1960 में. इसी चीज को हमने मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने मैकेनिकल बना दिया है और डेटा सोर्सेज बढ़ गए. अब फर्क क्या है एआई और एचआई में सबसे बड़ा, यू नो, उसके लिए एक वीडियो है हमारे पास जो हम देखना चाहेंगे. तो वीडियो कहाँ पर हिमांशु, इट शुड बी देयर आई थिंक, वो एआई एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो, इट्स देयर इन द स्लाइड्स. सी इफ यू कैन प्ले दैट. Is it in this slide or the other one? It's in this slide. Yeah, it's in this slide. Yeah. I am planning to cover this entire thing, yeah, this one, in the next 10-15 minutes so that we can jump into industry. Are you able to hear the sound? नहीं भी सुनाई पड़ा तो मैं अनुवाद कर देता हूँ इसको, मतलब आप बस इसको. हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा था. ऑन करो. Yeah. Hi, I'm Daniel. Hi, I'm Martin. Hi, I'm Fernanda. इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में. ऑन करो. We've been experimenting with ways to visualize what's happening. There's a core concept in machine learning called high-dimensional space. Here's one way to wrap your head around this concept. You can think about people as being high-dimensional. For example, take famous scientists. You can think about when they were born, where they were born, their fields of study. Each of these is like a dimension of that person. These dimensions become difficult to untangle when you think about different people, because someone might be similar in some ways, but very different in others.
But this is the kind of thing you can use machine learning for. With machine learning, the computer isn't told the meaning of these dimensions. It just sees them as numbers. And it sees each set of numbers as a data point. But by looking across all of these dimensions at once, it's able to place related points closer together in high-dimensional space. Here's a concrete example where words are treated as high-dimensional data points. The important thing to remember is that we haven't told the computer the meaning of words. Instead, we've shown it millions of sentences as examples of how words get used. Here's a visualization of the results. We're looking at a subset of words that the computer has learned about. Each dot represents one word. Each word is a data point with 200 dimensions. Using a technique called t-SNE, the computer clusters words together that it considers related, and clusters form based on meaning, even though we've never taught it the meaning of words. Here is a cluster of numbers, months of the year, words related to space, people's names, इसको रोक cities. सकते हैं हम हिमांशु आई We can थिंक also टाइम हमारे पास closely थोड़ा कम है explore 5:30 तक हमें करना है इसको If we search piano, we can run t-SNE only on words related Yeah. to piano. हाँ वी Okay, कैन स्टॉप दिस cluster- आई जस्ट एक्सप्लेन उस पे जाओ वापस से जो डायग्राम है आई जस्ट एक्सप्लेन इसका कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन और इसका बस ये समझाने की बहुत जरूरत है ये इसको वापस जाते हैं स्लाइड्स पे Oh. स्लाइड जिस पे था या पीछे हाँ बस तो देखिए हमने ये समझा कि पीछे इसके आगे वाले पे डायग्राम पे हाँ तो हमने ये समझा कि देखिए कॉन्टेक्स्ट जो था जो कि डेटा पे ऑपरेट कर रहा था इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो कॉन्टेक्स्ट मैंने जब आपको दिया कि ये काइट है ये लॉन्ड्री है तो अपने आप इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस डेटा से निकलने लगी ब्रेन से राइट अब दिक्कत क्या हो गई है हमारे अंदर कि हमारे सारे कॉन्टेक्स्ट आते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज से मतलब मैं आपसे कहूँ कि ये हरा है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि हरा कलर क्या है वरना मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा इस पैटर्न को जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ तो हमारे लिए मीनिंग जानना किसी भी पैटर्न का बहुत जरूरी होता है बिफोर इवन वी रिकॉर्ड इट या फिर वी अंडरस्टैंड इट सो हम लोग इतने मीनिंग ड्रिवन है इतना ज्यादा मतलब हमें चाहिए नॉलेज हमें जानना की जरूरत है बिफोर वी कम अप और अंडरस्टैंड और एब्जॉर्ब अ पैटर्न कई बार जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके साथ ये होता है कि वो एक्चुअली डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते चीजों से जो कि तो एआई क्या करती है एआई भी वेरी मच सिमिलर एआई सिर्फ पैटर्न्स को रीड करती है एआई नॉलेज से कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट करती एआई पैटर्न से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती है क्योंकि वो पैटर्न से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती है इसलिए एआई मैं कहूं कि कंस्ट्रिक्टेड नहीं है इन इसकी इंटेलिजेंस मच वाइडर है मच बिगर है मच लैटरल है बहुत ज्यादा डेटा सोर्सेस हैं कंपेयर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज जो टी और ई लिखे हुए हैं ये दो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रिक्ट करते हैं टैसिट नॉलेज वो होती है जो हम एक्सपीरियंस में सीखते हैं लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते और एक्सप्लिसिट नॉलेज वो होती है जो हम एक्सप्लिसिटली पढ़ाते हैं यानी कि जितनी भी कोर्सेज एक्सेट्रा जो भी चलता है हमारे यहाँ जितना पूरा पाठ्यक्रम जितना भी पूरा जो कॉलेजेस स्कूल्स खुले हुए हैं वो सब एक्सप्लिसिट नॉलेज पे काम करते हैं टैसिट नॉलेज मतलब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट कैसे खेलता है या फिर एक अच्छा ऑपरेटर प्लांट में ऑपरेट कैसे करता है वो उसको उसके अनुभव से आता है इसी तरीके से एआई भी अनुभव से सीखती है अनुभव डेटा की तरह कैप्चर होता है कंटेक्स्ट बनता है पैटर्न से ना कि नॉलेज से और उस पैटर्न से नॉलेज क्रिएट होती है यानी कि बिना डायग्नोस किए हम प्रिडिक्ट नहीं करते बिना डिस्क्राइब करे हम डायग्नोस नहीं करते और बिना प्रिडिक्ट करे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते दिक्कत क्या है ह्यूमन नॉलेज के साथ एक ऑटो फीडबैक बन जाता है तो इसी वजह से हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं हमारे डिसीजंस डेटा बैक्ड नहीं नॉलेज बैक्ड हो जाते हैं सो वी कैन मूव टू द स्लाइड पीछे वाली स्लाइड पे जस्ट मूव टू द लास्ट स्लाइड हिमांशु जस्ट मूव टू द लास्ट स्लाइड इससे पहले वाली हेलो हिमांशु या सो कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव traditional human contexts are knowledge driven data driven context uncovered new possibilities कोई चीज हो रही है लेकिन उसका पैटर्न हमें दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हम नॉलेज ड्रिवन है हमारी प्रीवियस नॉलेज ही इंटरफियर कर रही है उसको फाइंड करने में उसके अंदर का जो पैटर्न है वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे उसको इन्फर ही नहीं कर पा रहे एट स्केल इसलिए एआई की जरूरत पड़ती है अब मैं जिन एग्जांपल्स में जाने वाला हूँ जो हमने एक्चुअली किए हुए हैं उन सब में यही एग्जांपल्स मिले हैं हमें कि हमने जब डेटा को स्टडी करके एआई लगाया है
तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उस सेट ऑफ डेटा से डिसीजंस की वो इंक्रीज हो जाती है। जो डिसीजंस का अपॉर्चुनिटी सेट है जो कि बहुत ही लिमिटेड है, दैट एक्सपैंड्स लाइक एनीथिंग। सो वी गोइंग टू मूव टू दैट। नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन मूव टू हिमांशु, वी कैन मूव टू next, yeah, next. So knowledge driven, the tacit and explicit knowledge, when they create a frame of reference, they tend to limit, and that is where AI can help to create a data driven context instead of a knowledge driven context. हमारी knowledge को augment करके improve करने के लिए through data AI exist करती है, ना कि हमें replace करने के लिए। अभी भी फ्यूचर टू प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हम ही दे रहे हैं, मशीन के पास सिर्फ पास्ट है, लेकिन उस पास्ट को एनालाइज करना एआई बेटर एनालाइज कर सकती है ह्यूमंस से। हमें सिर्फ ये समझना है कि एआई कैन एनालाइज द पास्ट बेटर देन अस एंड हेल्प अस एनालाइज एंड प्रिडिक्ट बेटर सिनेरियोज दैट कैन बी टेकन अप एज पोटेंशियल डिसीजंस। ये हमारा कोर कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, we can move to the next slide. Yeah, next slide, Himanshu. Just a second. I don't know. It's kind of stuck. Okay, no problems. Yeah. So okay, so no problem. So let us go to the examples, because we have, like, for example, half an hour. I just want to cover this slide. Yeah, this is very important. Just keep it like this only. Okay. So very important thing. मैं आपसे कहूँ कि प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आपको पता है और सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके बताइए, तो आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब भैया PRT अपॉन 100, तो इनपुट था PRT, एल्गोरिथम था PRT अपॉन 100 और आउटपुट निकाला है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। लेकिन नीचे मशीन लर्निंग क्या कहेगी? मशीन लर्निंग कहेगी नहीं, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक रिएक्टर प्रोसेस चल रहा है, उस रिएक्टर प्रोसेस में मान लीजिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का कोई प्रिंसिपल लग रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं, इसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। लेकिन कभी भी वो आंसर आता नहीं है। हमेशा जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो थ्योरी से अलग होता है। पहली बार हम प्रैक्टिकल से थ्योरी बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई सब भूल जाओ, सारा एम्पेरिकल, थ्योरेटिकल, कॉम्प्यूटेशनल साइंस भूल जाओ, सिर्फ डेटा पकड़ो, लर्निंग करो उस डेटा से कि एक्चुअली क्या चल रहा है, और ये देखो कि ये जो तुमने लर्न किया है ये कितने % रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ये है साइंस, ये है डेटा साइंस। Data science is about learning from patterns and creating knowledge out of patterns rather than using knowledge to understand reality. We are using data and patterns and science of analyzing patterns to come up with knowledge for that particular. So we are creating knowledge. Okay. So with this, I'll just move to some of the examples that we have done in AIML, and we have these research labs. We'll cover these. We have labs with IIT Kanpur, IIT Jammu, Jodhpur, focused on different verticals. We work in defense deep technology with Jammu, reliability, availability, maintenance and railways with IIT Kanpur, environmental and biodiversity IIT Kanpur, coal-based renewable energy. We started working Kanpur, petroleum technology work heavily. Automotive, we work with a company in Spain. It's an institute called CTAG, and then natural language processing in IGT. This is all Indian ecosystem. Apart from this, we work outside in India and Canada, US, in Waterloo, in this University of Edmonton, basically. So these are two linkages that we have there in terms of research ecosystems. So we can move to this next slide, where we have these examples. Just move to the same Chrome, and yeah, first we have, yeah, yes, so we can move. So as I was telling you, we have translated many, we've translated 2-3 ventures. So you can go to slide 3, I can just show them. So this is what we have done. So we have done AI for impairment detection due to alcohol cannabis. This is a trading company. It's called Predict Medics. Then Deep Spatial is again a trading company that, like, we've just filed it and just been working on that. Ivaldo works on AI and mining, and all of these companies and ventures are structured out of Canada. We can move to slide number 7 directly, and I'll just start explaining what we have done. So this is a case study from one of the largest
manufacture, I should say aluminium producers of India. And what the problem that they were facing was around inbound supply chain. So they use a lot of coal, and they use their coal for basically the boilers, the captive power plants that they have. And we've done this, and we have scaled this to even the largest power company now in India. And what the basic thing that we have done, basic problem that we've solved, is that coal has got a lot of, it's a perennial problem in India. So you go back to Coal India Limited, CMPDI, and you come to these players, you'll find huge differences of the perception of the coal supply that people are getting. So for the first time, we were able to create firstly an intelligence system, which basically was around Industry 4.0, create real-time data within the factory and when the coal truck arrives, and then change the way they heap the coal, change the way they blend the coal, and get AI to predict the gross calorific value of the coal that is being put in the boiler. So for example, what happens is, in the boiler, when you put say some amount of coal, you don't know the amount of electricity that you're going to get, because uska jo gross calorific value, उसमें कितना ताप है, वो change होता रहता है, you know. हमने पहली बार क्या किया कि gross calorific value पीछे से ट्रैक करना चालू किया, और ब्लेंडिंग लेवल तक ट्रैक करते हुए लाके उसको प्रिडिक्ट करना चालू किया. एक मिनट, एक्सक्यूज मी. सो उसको जब पूरी चीज को प्रिडिक्ट करना चालू किया, तो हमको दो चीजें पता चली. एक तो ये कि हर एक माइन जो है वो अपने हिसाब से चीजें हो जाएगा. कमल जी, ओके, या. सो बेसिकली जितने भी मतलब शुरू से लेके अंत तक, मतलब राइट फ्रॉम कोल जब वहां से चला, तो कोल यहाँ तक जब तक आया, एक एक चीज डिजिटलाइज रियल टाइम सीईओ के पास डैशबोर्ड में. और दूसरी चीज, अब हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई ये माइन वाला जो आ रहा है, ये हमें इस ग्रेड का कोल प्रॉमिस करता है, इस क्वालिटी का, इस वेट का, इस दिन पे, और ये हमें देता ही है. तो डिविएशंस धीरे धीरे कैप्चर होने लगे. ये डिविएशन 3-4 महीने इकट्ठा हुए, तो हमारे पास एक पूरी प्रोपेंसिटी एनालिसिस आ गई. तो अब हमें पता है कि अगर हमें 3 टन कोयला चाहिए तो किससे लेना है, कौन जल्दी बेहतर और वो देगा. सिर्फ इस चीज से इनको मतलब कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा है, सिर्फ इतनी सी चीज से, क्योंकि ये वहां से लेके अपनी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को रिलेट कर पा रहे हैं, और उस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को जब डाल रहे हैं उसमें, तो क्या उस बॉयलर से आउटपुट आना है वो पता चल पा रहा है, यू नो. तो पूरा सप्लाई चेन डिजिटलाइज करके एआई लगाया है इसमें. नेक्स्ट हम ये सारी केसेस पे बात कर सकते हैं आगे, कुछ मैं केसेस और बता देता हूँ. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है इंडिया की, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्लेयर. वहां पर इनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं सुपर क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये इंस्ट्रूमेंट्स अगर खराब हो जाएं तो इनकी एक तो रिपेयर नहीं होती, और प्लस इनको भेजना होता है रिपेयर के लिए, तो टाइम लगता है, मतलब कैन बी इंस्टेंटली रिपेयर्ड. एंड दूसरा, इनके वो भी नहीं होते, स्पेयर्स भी नहीं होते. लार्ज ब्लोड, दिस इज अ MAB. So what we did was that something very interesting. We captured around 10 years of data. 10 साल का इसका डेटा लिया. इसके डेटा में जितने भी ट्रिप आईडी, जितना भी बार ये ट्रिप हुआ था, एक AI बनाया जो इसको समझ पाया कि ये ट्रिप होता कैसे है. मतलब डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसको AI एनालाइज करके ये बता पा रहा है कि भाई ये ट्रिप होगा तो कब होगा. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने बनाया है, वो 40 दिन पहले प्रिडिक्ट करके बता पा रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर टाइप की ट्रिप हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमने ट्रिप होने के लीडिंग इंडिकेटर्स पिक करने चालू कर दिए. देखिए, ट्रिप बहुत कम हुआ था, 10 साल में शायद ये 14 या 15 बार ट्रिप हुआ था. लेकिन डीप लर्निंग एक ऐसी चीज है कि आप उससे ये लर्न कर सकते हैं, कि मशीन लर्निंग AI से, कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नॉर्मल बिहेवियर क्या है. तो जैसे ही ये एबनॉर्मल बिहेव करता था, समझ जाते थे. और बाय द वे, कोई बेंचमार्क बेस्ड सिस्टम या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग नहीं है, ये प्रॉपर AI है जो कि लर्न किए हुए है कि इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ताकि एबनॉर्मलिटी प्रेडिक्ट कर पाए. ये पूरा टूल बना हुआ है. अब इसको हम स्केल कर रहे हैं पूरे IOC, मतलब पूरे इस वाले उसमें, और इसको दूसरी रिफाइनरीज में भी ले जा रहे हैं. तो एक ये है. तीसरे पे चलते हैं. क्वालिटी प्रेडिक्शन टू इंक्रीज प्राइम प्रोडक्शन. क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल से सारे, और क्वालिटी इज हेविली डिपेंडेंट ऑन लैब डेटा. क्वालिटी इज हेविली डिपेंडेंट ऑन मार्केट, लैब एंड रिएक्टर डेटा. सो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये. यहाँ पे हमने क्या किया कि
एक बहुत बड़ा बठिंडा में पॉलीप्रोपाइलीन का प्लांट है, वो बनाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। तो वहां पे हमने क्या किया कि लैब डेटा जब तक आता नहीं था तब तक ऑपरेटर को कोई क्लू नहीं होता था कि 2 घंटे बाद जो उसने ऑपरेशन पे डिसीजन लिया उसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि 2 घंटे बाद लैब से रिजल्ट आता था। हमने फिर से करीब 6 साल का डेटा उठाया, अराउंड ग्रेट मतलब 1,500 पैरामीटर्स कम से कम उठाए इस रिएक्टर के, और हमने उसको मॉडलिंग करनी चालू करी कि भाई 96 से 91% एक्यूरेसी के बीच में हमें रिजल्ट मिलने लगे कि भाई पॉलीप्रोपाइलिन यानी कि जो इससे उत्पाद हो रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पैरामीटर्स 91 से 96% एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया। इसकी वजह से उनका ग्रेड चेंज ओवर सुधर गया, उनका प्राइम ग्रेड प्रोडक्शन बेटर हो गया, और मतलब जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है इसका वो कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनको मिला, लगभग आई थिंक $11 मिलियन या फिर 26 डेज ऑफ दिस ऑपरेशंस हैव बीन सेव्ड। सो ये एक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अगेन एक और रिमोट असेट मेंटेनेंस। कोई जितनी बड़ी ये टावर कंपनियां होती हैं, जो टावर्स आप देखते हैं टेलीकॉम के, बिजली के, क्या होता है इनमें अलार्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। होता क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि 200-300 टावर हैं या 400 टावर हैं और आपके पास लोग काम करने वाले 20-30 हैं, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टास्क्स ऑन अ गिवन डे? क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाला टावर में गड़बड़ी होने वाली है? हमने कर पाए, लगभग बहुत अच्छी एक्यूरेसी पे हम कर पाए इसको। 85% से ज्यादा रिकॉल रेट था हमारा। मतलब हम बेसिकली प्रिसिजन वर्सेस रिकॉल एक चीज होती है कि आपका बताया गया टावर फेल कर रहा है कि नहीं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था ज्यादा, तो हम बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पे प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये हमने असेट्स में किया। नेक्स्ट कंप्लायंस है। कई बार प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की कंप्लायंसेस होती हैं। कोई हेलमेट लगाना होता है, किसी को कोई सूट पहनना होता है। अभी आजकल कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। हमने ये टूल बनाया हुआ है जो सिंपल सीसीटीवी के पीछे डिप्लॉय हो जाता है, हेलमेट एटसेट्रा। कोई एसओपी है आपका, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिससे डिविएशन नहीं चाहिए, तो सीसीटीवी से आप मॉनिटर, कोई भी डिविएशन होता है उसको रिकॉर्ड करके फ्रेम को आपको अंत में भेज सकता है। ये पूरा बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड कंप्लायंस फॉर प्लांट्स। इसके अलावा एक अभी हमने पैकेजिंग इंडस्ट्री में पूरी कंप्लायंस बनाई हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी पैकेजिंग कंप्लायंसेस हैं और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो क्या पैकेजिंग कंप्लायंसेस के रूल्स आप लिख दीजिए, वो ट्रेन हो जाती है मशीन, अपने आप करने लगती है। दिस इज डिप्लॉयड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉटलर्स इन इंडिया। वी आर स्केलिंग अप इट अगेन। सो ये सारे ऑलरेडी लगे हुए हैं। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन भी है क्या, पॉट एफिशिएंसी। Again, this is for another big like aluminium player, जहाँ पे हम basically 0.7% तक उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को ट्वीक कर रहे हैं, अगेन बाय एआई। सिंपल प्रोसेस है, पॉट को समझ रहे हैं, पॉट की हेल्थ को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस उसके अंदर हो रही है, और उसमें डेटा से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ये सारी जगहों पे बाय द वे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कम लगा है, मोर ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम्स लगे हैं। तो ये जिस भी इंडस्ट्री में डेटा एग्जिस्ट करता है, हिस्टोरियन लेवल पे, डीसीएस लेवल पे, डिस्क्रीट लेवल पर, डीवीआर डेटा एग्जिस्ट करता है, सारे डेटा से आप इस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये इस लेवल पे पहुंच गई हैं चीजें। ये सब एज लिव्ड यूज केसेस हैं जो चल रहे हैं। नेक्स्ट आई थिंक दैट्स इट। वापस जाते हैं उस वाली स्लाइड पे, कुछ मल्टीमीटर के क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर करने हैं तो, वरना वी आर गुड फॉर क्वेश्चंस। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो आपको अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको ये ट्रू फॉल्स थोड़े आंसर करिए मेरे लिए, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। ट्रू या फॉल्स? अब जो आपको मैंने समझाया है, कॉन्टेक्स्ट समझाया, डेटा समझाया, इंफॉर्मेशन समझाया, नॉलेज, इंटेलिजेंस, तो क्या मतलब ये क्वेश्चन आपको ये आंसर करेंगे आप लोग? menti.com पे वापस से जाना है, 2026। ओके, ट्रू है। ओके, 2 लोगों ने कहा ट्रू है। फॉल्स भी है, अच्छा, ओके ओके ओके। सो आई थिंक yep okay okay 15. So as we reach 24 or 20, we can move ahead. So 5:15 होने वाला है, मेरे पास 5:15 तक का समय था। मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना चाहता हूँ,
तो अगले बस 3-4 मिनट में विल आंसर एंड देन विल पिक अप द क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर इज स्टडीइंग सेल्स रिपोर्ट. एक मैनेजर एक सेल्स रिपोर्ट पढ़ रहा है और उसमें 3 सेल्स के जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट लिखी हुई है. वो क्या देख रहा है? डेटा देख रहा है कि इंफॉर्मेशन देख रहा है कि नॉलेज देख रहा है कि विजडम देख रहा है? क्या कर रहा है वो? इजी किस स्टेज पर है वो? इंफॉर्मेशन देख रहा है कि नॉलेज देख रहा है कि विजडम देख रहा है? मैंने समझा दिया, डेटा जो होता है उसका कोई सेंस नहीं होता. इंफॉर्मेशन का सेंस होता है. नॉलेज में हाउ छुपा होता है, मतलब उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है. और विजडम होता है डिसीजन लेना. ठीक है. अच्छा, 13% कह रहे हैं कि नॉलेज है. ओके, 11% कह रहे हैं विजडम है. अच्छा, ओके. देखिए, वो देख तो इंफॉर्मेशन ही रहा है, क्योंकि सेल्स के जो रिपोर्ट के नंबर है वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नॉलेज से आ रही है कि सेल्स को मेजर कैसे करूं. हो सकता है बेटर तरीका कोई एग्जिस्ट करता हो सेल्स को मेजर करने का, लेकिन अभी वो अपनी नॉलेज से सोच रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन देख रहा है. करेक्ट. सो थोड़ा सा वैसा ट्रिकी क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो अब आप बताइए कि आपके एरिया वर्क डोमेन में जो भी मैंने एग्जांपल्स बताया है, जो भी प्रोसेस बताया आपको डिसीजन मेकिंग का, अभी लास्ट में मैं असाइनमेंट भी दूंगा अगर आप लोग करना चाहते हैं अपने एआई इम्प्लीमेंट, तो कर सकता है कि नहीं. नॉट श्योर, अभी भी कोई नॉट श्योर है? जो नॉट श्योर है पर्सनली मैसेज जरूर करे, या फिर टाई में अंकिता जी के थ्रू या विशाल जी के थ्रू मुझे रीच आउट करें, IIA के थ्रू. ओके ओके. सो पॉजिटिव ही है, मतलब 9 out of 12 out of 17 is not bad. If we can apply AI, actually we can. चाइना जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा छोटी छोटी चीजों में लगा दिया उन्होंने. तो कर सकते हैं हम लोग. या ओके ओके. Let's move to the next one. Is that it? Okay. Okay. So I think is that it? That's okay. Hey, do you think AI can have impact on your area in 1-2 years? हो गया. Expert systems वाला छोड़ देते हैं. Yeah. Cool. Okay. So I think Vishal, we are largely done. मतलब कुछ open questions हैं हमारे पास. Feedback भी ले लेंगे बाद में. Himanshu, I think Vishal, we are largely done with the session. You said 5:15. I am open with the questions and answers. So it's over to you, sir. Thank you, Nandan, for a very informative session. Now, any questions that you would like to ask me, Nandan, please, you can ask questions directly. You can unmute and ask questions. There was a question that how in the leather process, there was a question whether in the leather industry, how AI can be implemented. AI in leather industry. Okay. So देखिए क्वालिटी, देखिए 3 चीजें समझनी होंगी कि 3 चीजें डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं लेदर इंडस्ट्री को. एक तो हम ये देखना होगा कि प्रोडक्ट लेवल पे हम क्या बना रहे हैं, मतलब आर वी जस्ट एक्सपोर्टिंग लेदर और आर वी गिविंग लेदर टू कंपनीज. अगर हाँ तो देखिए डिमांड एस्टिमेशन में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है. बहुत ही प्रिसाइज डिमांड एस्टिमेशन किया जा सकता है. क्वालिटी में बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस बन सकते हैं, जैसे कंप्यूटर विजन जो एक टेक्निक होती है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि लेदर की क्वालिटी या ग्रेड को क्लासिफाई करता हूँ. मतलब मैं क्या ऐसा टूल कुछ बना सकता हूँ कि कैमरे से बस फोटो खींची और मैं लेदर का ग्रेड बता सकता हूँ कि लेदर का ग्रेड क्या है. क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई महानुभाव अपनी आंखों से बता सकते हैं तो जरूर से वो बन सकता है. ऐसा कोई टूल जो कि हम सबको दे दें कि भाई सिंपल सा कंप्यूटर विजन से फोटो खींची एंड मोबाइल से एंड हम बता पा रहे हैं कि ये लेदर की क्वालिटी क्या है या लेदर का ग्रेड क्या है. इस टाइप की चीजें हो सकती हैं. देन सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट पे बहुत काम हो सकता है. बहुत सारा काम ऑप्टिमाइजेशन के अराउंड हो सकता है लेदर फैक्ट्रीज में. कंप्लायंसेस के अराउंड हो सकता है. डीपर डिस्कशन किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा समझे प्रोसेस को तो डेफिनेटली किया. बहुत सारे इनपुट्स हैं. So I would like to ask one question. This is leather industry is a traditional industry, and now the revolution has to come. ठीक. अब हम AI को अगर इसमें हम करते हैं या डिजिटलाइज करते हैं anyway in the form of AI and all, तो इसमें how would we help the supply chain
because the supply chain is only like there are 1 crore to 10 crore with a क्या कहते हैं आपका टर्नओवर के लोग हैं, तो ऐसे में इन लोगों को कैसे हम एआई चीज समझाएंगे या फिर ये इस तरफ आए इफ वी वांट टू फॉर्म अ B2B। सप्लाई चेन दो टाइप की है, एक होती है इनबाउंड और एक होती है आउटबाउंड। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब प्लांट के अंदर जो सामान आ रहा है कि प्लांट के बाहर? सप्लाई चेन इज SCM, आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मतलब बाहर के मटेरियल सप्लायर्स टू वेंडर्स, वेंडर एंड वेंडर्स। गॉट इट। सो आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक डिजिटल सप्लाई चेन का प्लेटफॉर्म रिलीज कर सकते हैं लेदर इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहला काम है कि सारा डेटा एक जगह आने लगे, यानी कि यू आर एबल टू डिस्क्राइब। तो एक प्रोसेस आपको उसके अंदर मतलब बहुत इजी टू यूज आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा जो पूरी सप्लाई चेन को डिजिटलाइज कर पाए। जो जैसे हमने कोल में किया, कोल भी इक्वली लेगेसी सिस्टम था लेकिन हमने पूरी चीज को डिजिटलाइज किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेदर इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा सप्लाई चेन का, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, बेसिकली क्या कमोडिटी कौन से रूट से कौन से टच पॉइंट से गुजर रही है, उसके वो क्या है, ये सारी चीजें हमें डालनी पड़ेंगी उसके अंदर। सो वंस दोज once those root, when the entity और सारी चीजें मैपिंग हो जाती हैं, तो then the digitalization can start। पहले लेवल पे digitalization है, once that is there तो we can look into for example अगर हम क्या collective warehouses बना सकते हैं, क्या लोगों के लिए warehouse optimization कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए pricing की पे काम कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए better demand estimation कर सकते हैं। So ये एक generic मैं आपको दे रहा हूँ। जी बोलिए। ये इंडस्ट्री जो है सैनिटाइज एंड ऑप्टिमाइज, ये दो चीजें ढूंढ रही है। जी जी। एंड हाउ टू गो अबाउट इट। एनी पुल मैकेनिज्म है इनको लाने के लिए, एनी पुल मैकेनिज्म। देखिए अभी जो हम एआई समझते हैं दैट इज अ फ्रेंच टू अस, अ जर्मन टू अस। मुझे इंडियन भाषा में बताइए कि एआई को कैसे हम इतनी आसानी से करें कि मधुमक्खी का छत्ता बन करके ही आए। मतलब इस तरह से देखिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ये एआई नहीं समझेगी सब। मैं समझ जाऊंगी, मैं जर्मन और फ्रेंच को थोड़ा कोशिश, कौन सा ऐसी चीज है जर्मन और फ्रेंच को इनको हिंदुस्तानी में समझाए। तो देखिए सबसे पहले आपको उनके से फिर धंधे की बात करनी पड़ेगी। तो उनके पेन पॉइंट्स आप बताइए मुझे क्या है। पेन एरियाज इनके होते हैं कि ये चाहते हैं जो इनके जो बायर्स पॉइंट है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं एश्योर्ड क्वालिटी, एश्योर्ड टाइमली डिलीवरी, एश्योर्ड और इनके लोएस्ट प्राइस। राइट। सो फॉर एग्जांपल एक इनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पूरा जाना पड़ेगा। तो हम इस पे 3 मिनट और स्पेंड करेंगे। तो क्वालिटी पे अंदर जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्वालिटी अभी करंटली कैसे गवर्न होती है? क्वालिटी ये देखिए इनका रिकरेंस होता है। जैसे इन्होंने एक बार क्वालिटी का मटेरियल ये एक बार में नहीं दे पाते, जैसे हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं वैसे वो नहीं प्रोवाइड कर पाते। इससे इम्पैक्टेड होते हैं इनके इंटरनेशनल बायर्स। राइट। सो अगर इनको सबसे पहले अगर हम एक ये टूल बना के देते हैं जो इनकी सीजनैलिटी के बेसिस पे इनको डिमांड प्रिडिक्ट करके दे दे, एक्यूरेट डिमांड, ठीक है, तो उनकी बड़ी मदद हो जाएगी। राइट। फिर सेकेंड चीज हमें ये बतानी पड़ेगी कि जब इन्होंने कोई माल भेजा और वो माल एक्सेप्ट हुआ या वो माल रिजेक्ट हुआ, तो उसके एक्चुअल रिलेशंस ऑपरेशन से क्या है। मतलब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब मैंने पॉलीप्रोपाइलिन बाहर भेजा तो वो पॉलीप्रोपाइलिन का एक एक्सेप्टेंस ग्रेड होता है मार्केट में। राइट। तो वो एक्सेप्टेंस ग्रेड क्या इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में मेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेजर नहीं हो रहा है तो हम एक क्वालिटी 4.0 की मॉड्यूल ला सकते हैं बहुत इजीली। एक सिंपल सा लेदर इंडस्ट्री में क्वालिटी मॉड्यूल बना सकते हैं जो कि इनके ऑपरेशंस को, मतलब इनके ऑपरेशनल डेटा को इनकी एक्सेप्टेड क्वालिटी से कोरिलेट करके प्रिडिक्ट करना चालू कर दे। एक सिंपल ऐप। अगर ट्रेडिशनली तो ये करते हैं, अप्रूव वेंडर लिस्ट बना देते हैं, ये रेट करते हैं कि इन्होंने फलाना सप्लायर ने जो माल दिया वो इस बेसिस पे ए ग्रेड का था, बी ग्रेड में क्वालिफाई करता है। वो जो ए ग्रेड और डी ग्रेड है ना, मैं बता रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी हमें बनानी है वो ये है कि इनके ऑपरेशंस का डेटा कैप्चर करके ये बता दे कि जो तुम बनाने वाले हो वो ए ग्रेड बनेगा कि बी ग्रेड बनेगा। अगर ये बता दें तो मैजिक हो जाएगा, है ना। हाँ जी, कि आप ये सामान ले रहे हैं, इसके लिए यू आर पेड फॉर दिस एंड यू आर सप्लाइंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। राइट। सो अगर आप नहीं, फिर से इसके पीछे जाते हैं कि प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। तो जो भी फैक्ट्री है, जो भी इसका प्रोसेस है, मेरे को अभी इसका प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन जब मैं इसके प्रोसेस में जाऊंगा तो मैं बता सकता हूँ कि ये सारे डेटा पॉइंट्स अगर हम कैप्चर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसकी क्वालिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू मशीन लर्निंग।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन है कि क्या है, कि आउटपुट ग्रेड है, कैसे होएगा, पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन और फिर उसका प्रिडिक्शन, दोनों चीजें हम कोशिश कर सकते हैं ऑपरेशनल डेटा में। एक रिफॉर्म की बात करें अगर हम एआई के थ्रू इन वेंडर्स में, जो वेंडर्स छोटे से लेके बड़े तक, उनको कैसे कर सकते हैं? नहीं, उनको अगर तो इनमें रिफॉर्म आया तो फिर उनको तो आपको ये रिफ्लेक्शन इनके Okay. Somebody's- Nandan, Yes. I think, this is, we'll have to get into industry specific Yeah. groups Yeah. and then try and take that forward. Yeah. That is going to I be, would love that. because everything, AI can be implemented across industries. And like Yes. Shikhaji was saying, industries are not able to visualize as such how AI can be implemented in their workspaces or processes or whatever. But it can be done across industries. Yes. It may take some time in some industries, but it can be done across industries. That is not a problem. So I think I will discuss with Mr. Alok and Mr. Sunil Vaish, Right. Mr. Alok Agarwal, and we'll try and create a industry specific grouping which can interact with Nandan and try and Yeah, that would be Fine. better. yeah, we'll do that. Now, there's a question from Shashank. Right. How can we engage to build solutions for problems? Right. Nandan, would you like to take that? Solution for problems like which I could see Shashank's question around Kanpur Plasti Pack. So he basically leads Kanpur Plasti Pack. That's right. Right. So I think, definitely. So if we can pick up like, for example, 10, 12 problems that what he's written, and you have, see, it's a very simple process. We have to discover the data of that problem. We have to define the problem, that the breakdown that you're facing, and then design the breakthrough for that. So it's very simple. It's a 6D process actually. We can leave so it's like discovery, definition, and then it is designing, development, and deployment. You can leave the dream aspect of it. So we say that whenever you build a product, we dream as well, what is the possibility, but discovery, definition, designing, development, and deployment. So it's a fairly linear process. What I meant to ask was that are there any available agencies or vendors that one could work with, or no? So I mean, so because we are being pushed by hardware guys, and hardware people are really not the right people for customizing systems. Absolutely not. So yes, definitely. So I think Nandan, I'll connect you to Shashank. I'll give you his details, and I'll give Shashank your details. I think you can connect and try and see how the problem areas that Shashank would like to take up. Sure. Is that okay, Shashank? Thanks a lot. Perfect. Yeah. So any other questions? We have another question. How to use AI to detect malnutrition among children, especially under 5 years of age? It's a very, very good question. So I'll share a very interesting and related anecdote there. So we have developed a company called Predict Medics, which is out of Canada, and it does something very interesting. It basically is able to detect impairment due to alcohol, cannabis in Canada. So malnutrition has got a pattern. Many patterns and many data patterns can be just visually seen. There are research papers that if we are able to take certain facial features, certain bodily features, like hand, the size of the bone is to, there are different angles, we can predict levels of malnutrition. It just requires a series of data collection. A focused data collection can actually help us train a machine to actually train an algorithm to actually even distinguish and classify. So not only distinguish a malnutrition, but classify different grades of malnutrition. So this is a perfect case, perfect research problem to solve. Yeah, this is totally possible, and the how is very simple. It will use supervised deep machine learning to work on different data. Yeah. Okay, so now let me just, I've just been informed that we also have the national president of IIA, Mr. Pankaj Gupta, in the group with us. Okay. Yeah, Pankaj, how are you?
Pankaj, can you hear me? Okay, maybe, can you hear me? Nandan? Pankaj is muted. Pankaj is muted. Okay, nevertheless. I've got So like let's take up, in the meantime, let's take up the next question that we have. We have a question. How can AI tell me what product item which we manufacture is in demand in India and globally? Can AI help him in that? Yes, yes, definitely. So what we have to do, so if you already manufacture aluminium extrusions and sections, that's what I can read right now, Amit. For example, this unprecedented situation that came in, what we are doing for one of some of the FMCGs is very interesting. We are actually assessing their demand in a post-COVID scenario and how things are unlocking, so you can definitely build a demand function for different things. It depends upon what you want to build. So if you want to focus on aluminium and you want to build, say that I want to build aluminium stuff and I want to find out what is in demand right now, it has got a way of finding it out. So for example, the most traditional way would be that you look at there must be a lot of data around the potential sales force and the points of sales that you have. Now you have a technology, a simple app can be created where you can integrate all your point of sales, and this is not a tough job. I'm telling you right now, for example, bottling companies have each and every point of sale mapped. You can just get your WhatsApp number out. I'm just giving you a frugal solution that you can get your WhatsApp number out, and anybody who's selling your product or passing by in your supply chain, just ask him to send your tap of his location and what he's doing. It is about building your sales data first. Once you have that sales data, we can definitely tell you how the things will move and what are the different factors that lead to the sales. For example, I'll take up an example of an cement company that we work with. We found out that the moment they change their product offering, which is between black and white cement, they are able to generate different customer leads for the same product if they place the same product at that location. So different people come there, they pick up black versus white cement depending upon what is kept where. So such kind of granular insights can be got, and the entire demand function can be created. Now if you want to diversify in other sectors, that's a very different approach. For your thing, if you want to find out where we have to maximize, this is the way. For the way where you want to diversify, there are other ways. For example, you can look at a lot of data which is macroscopic in nature. So for example, big players like the likes of Adani, etc., they crunch a lot of reports around coal and coal pricing before they come up with their decisions. So that's an algorithm, complete algorithm that they have developed now indigenously. So all of those things are happening now. And if you want to diversify in a particular sector, there are so many macroscopic indicators that you can learn from, build from, and get a demand function for your things. That's my answer, Amit. Nandan, just I want to thanks for your answers. Yeah. My question was, can you hear me? Yeah, I can hear you very clearly. Okay. Basically, if I'm manufacturing aluminum sections, say, if you take a line, say solar, say, so where is the demand for that particular solar sections? How then AI can predict, okay, this is the customer. Yes. In fact, we have solved that. Yeah. So I'll just give you an example. So what you have to do is, it's a very interesting question. So you need to know your customer persona. That's a very different question. So, okay. So that can be easily done. In fact, we have solved that. So what you need to do is that you have to, for example, share your last 2 years of sales data. We overlay that sales data geospatially, all over. By having certain features from different public data sources, we are able to find out that who is your ideal customer. So I'll just give you an example. We had this company which was into so this company is into retail. They have this small retail store,
and they wanted to find out that what are the levers that increase their grocery sales. So we basically took their entire grocery data of the last 3 years, and we overlaid that on the on very granular, so as granular as that, for example, in Kanpur we know that various blocks of, say, a locality like Swarupnagar, and or you know, so as at that granularity we are able to point that on the map, and then learn from that okay, what is the demographic pattern that buys that product. So if you have that product and the customer's address, we can easily find you similar pockets where such a thing will sell. This is a doable thing. Okay. Entire India, we can map the market for you. Okay. Thanks a lot. I'll get in touch. Yeah. So we're doing that. We're doing that for a lot of companies. Yeah. Offline. Yeah. Hello. Yeah. Thank you. Thank you, Nandan. Okay. Then we have another question. Shashank Shashank has commented. Camellia, Vishal, should I take the question? Next question. Vishalji? Hello? Hello. Yes, Hello. sir. Nandan, Yes. we have this, we'll take this last question where we have from Professor Mohan, Okay. where he's saying, can we use AI in education sector for quality measure? Yes. And how? Oh, yes, this is a burning question. Yes. So I was just talking to my father is a professor from Lucknow University. My mother was in Sarv Shiksha Abhiyan. So my sister is a professor in NCERT. So all of them, whenever I interact with them, it's a very interesting question. I have found that two things, that are working right now. One is basically in the skill education, we have actually done this, that we have these compulsory compliances that can be met using a simple camera on the class CCTV. So simple things like that. We can, for example, find out from the face of the students. If there are 40 students in the class or 60 even, we can analyze each of their face movements, head movements towards the blackboard, and can find out whether the person is giving attention or not. What is he receptive or not? Is he understanding or not? These kinds of things can be got, and this is from a single camera. Okay. Similarly, a camera on the teacher's side can tell me the movements of the teachers, the efficiency with it which he's teaching, whether he's the movements that so what is he writing on the board, what is he not writing on the board. So all of those things are there. Similar things can be applied on online scenarios as well. So this is a classic case of computer vision, where computer vision can be used for education. Now let's come to educational outcomes, which are the learning outcomes for the education. So learning outcomes are very interesting, and there AI can play a huge role. So for example, we are approached by a company that we want to prepare 120 people simultaneously, and I want to have a personalized learning curve for all these 120 people of how they are going to fare in a particular interview. So we created an AI which is called which is with a university, where we are actually working on a person who can record in his answer, or and we can actually proctor it completely, AI based proctoring, and it also gives the adaptive path. So for 40 students, the learning journey is very different. So for each of them, personalized recommendations, personalized testing, personalized learning path. So one is on the learning outcomes, and the second is around learning compliances. So learning environment compliances. So that is how education can be transformed using AI. Great. I think that this is a huge area for working, and a huge area. Yeah. Personally, I feel that if we can find a solution on this area, it's a gold mine. Yeah. But I think the next stage that we should be looking at is forming industry-wise some groups, yes, whereby we can get you to interact with them specific for the industry. And before the session, we should get certain problem areas from the industry so that you can prep for the session with them. Yeah. So we can and even become more meaningful. Yes, sir. And we can even share a design thinking framework with them that we can use for designing their, so at least discovering and defining it, and then the problems. Yes, and further we can design it with them. Yeah.
Great. I think that so that you have given us food for thought on this, what we can do next within this space itself. So let me discuss this with Mr. Alok Agarwal, Mr. Pankaj, and Sunil ji of the IA, and let's see how we can create smaller groups to try and address the problems, specific industry vertical problems. Thank you so much. Thank you so much, Nandan, for your time. And I'll give you Shashank's contacts. I'll give him your contacts, and please connect on this. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Thank you, Pankaj. Thank you, Sunil ji. Right. So yeah. Thank you so much. Thank you so much.